ये हिंदुस्तान की हाल के वक्त की शायद सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री है। मैं अपने करियर की भी बात करूं तो मुझे भी लगता है कि ये टॉप 5 केस में से एक केस है। हालांकि ये बिल्कुल एक तरफ ओपन एंड शट केस है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा है कि जिसमें सवाल ही सवाल हैं, जवाब कोई नहीं है। तो ऐसा क्यों है, ये आज मैं आपको जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ शुरू से, चूँकि मैं इसमें जुड़ा रहा 2008 से, अब ये 18 चल रहा है, 10 साल हो गए, लेकिन सीबीआई कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरुषि के माँ बाप, उनके रिलेटिव, दोस्त, पड़ोसी, ऐसा शायद ही कोई हो जिससे मैंने बात ना की हो इस पूरे केस के सिलसिले में इन सालों में। डॉक्टर तलवार से कई बार मिला, उनसे बात हुई, नुपुर तलवार से मिला, उनसे बात हुई, दिनेश तलवार जो उनके भाई हैं उनसे बात हुई, जब ये नौकर छूट कर आ गए थे कृष्णा और राजकुमार, उनसे मिला, उनसे बात हुई, जो उनकी मेट थी भारती, उससे मुलाकात की, उससे बात हुई, आरुषि के कुछ डीपीएस स्कूल के जो क्लासमेट थे उनसे बात की, पुलिस से, सीबीआई से, हर एक, मतलब इस केस से जुड़े हुए हर शख्स से बात की। तो अब इसमें, और आप सभी आरुषि की कहानी जानते हैं बेसिकली, जो आपने अखबार में पढ़ा या टीवी में देखा। तब उससे हट के मैं क्या सुनाऊं, ये मेरे लिए एक चुनौती है और मैं वही करने जा रहा हूं आज। लेकिन मैं हट के कुछ चीज़ें आपको बताऊं उससे पहले, आरुषि के मामले में कुल मिलाकर 3 कहानियाँ आई, 3 अलग अलग। उसमें बहुत सारी कहानियाँ एक दूसरे से मिलती भी थी। पहली कहानी नोएडा पुलिस की आई। आरुषि के 15-16 मई का ये इंसिडेंट है 2008 का। उसके 8-10 दिन के बाद जब डॉक्टर राजेश तलवार गिरफ्तार हुए थे, और नोएडा पुलिस का कहना था कि जो नोएडा पुलिस ने कहानी दी, पहली कहानी नोएडा पुलिस की, वो ये कि आरुषि और हेमराज को डॉक्टर तलवार ने 15-16 मई की रात को आपत्तिजनक हालत में आरुषि के कमरे में देखा और गुस्से में हेमराज को मारा और आरुषि को मारा, और यही दोनों कातिल हैं। इसके बाद डॉक्टर तलवार को गिरफ्तार किया गया, केस चलता रहा। कुछ दिन के बाद जब मायावती मुख्यमंत्री थी, उस वक्त प्रेशर ज़्यादा था मीडिया का, तो ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया। अब सीबीआई की तरफ से इसमें 2 आईओ, हम जैसे कहेंगे, या 2 अफसर जिन्होंने इस केस को संभाला। एक थे एजीएल कौल सीबीआई के, दूसरे थे अरुण कुमार। अरुण कुमार काफ़ी बड़े बड़े केसेस देखे उन्होंने। तो इन दोनों की, नोएडा की कहानी तो आपको बता दी, ये मोटिव था, ये मर्डर। लेकिन नोएडा की कहानी में भी ये कहानी थी, इसमें सबूत कोई नहीं था। अब आइए सीबीआई के पहले जो आईओ हैं उनकी कहानी। अरुण कुमार जब इस केस को देखा उन्होंने और सारी चीज़ें हुई, तो उन्होंने ये कहानी लाई कि नहीं, इसमें जो कृष्णा है वो कातिल है। और उनकी कहानी ये थी कि 15-16 मई की रात को जो हेमराज इनका नौकर था वो अपने कमरे में था। हेमराज से मिलने के लिए कृष्णा आया, अक्सर वो उसके कमरे में आया करता था। एक और जो इनकी फैमिली फ्रेंड दुर्रानी है, उनका नौकर था राजकुमार। ये तीनों बैठ के दारू पी रहे थे, वहाँ शराब पी रहे थे। उसके बाद रात को अचानक कृष्णा की नीयत ख़राब होती है, वो जाता है आरुषि के कमरे की तरफ। हेमराज उसको रोकता है, वो सुनता नहीं है, और इसी गुस्से में वो हेमराज को मारता है। फिर आरुषि विरोध करती तो वो आरुषि को मार देता है, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। ये जब कृष्णा को गिरफ्तार किया गया और उसका नार्को टेस्ट हुआ, उसके बाद की कहानी। तो 2 कहानी आ गई। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर कृष्णा है तो फिर डॉक्टर तलवार जेल में क्यों है या अंदर क्यों है? तो भी खैर वो चलता रहता, और इसी कहानी की वजह से फिर बाद में डॉक्टर तलवार को जमानत मिल जाती है और नुपुर तलवार भी बाहर होती हैं। अब उसके बाद केस आता है एजीएल कौल साहब, वो सीबीआई के अफसर थे, तो उन्होंने पूरी जांच की। जांच करने के बाद उन्होंने 2013 में बाकायदा, चूँकि वो खुद पुलिस या सीबीआई अफसर कोर्ट में जिरा नहीं करता, उनका वकील होता, तो सीबीआई के वकील ने कोर्ट में जो दलील दी, जो कहानी सुनाई, वो तीसरी कहानी अब सुन लीजिए। वो कहानी थी कुल 12 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक की, जो सीबीआई की कहानी थी। और ये कहानी बहुत हद तक नोएडा पुलिस की जो पहली कहानी थी उससे मिलती थी। तो पहली बार लेकिन सीबीआई ने ये किया था कि अब तक सारी ये चीज़ें तो आ रही थी, बट एजीएल कौल साहब की जो इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में, सीबीआई की विशेष अदालत में गाजियाबाद में जो कहानी सुनाई गई बाकायदा कोर्ट के अंदर, वो कहानी कुछ यूँ थी कि 15-16 मई की रात, और ये 6 घंटे की कहानी थी क्योंकि 6 घंटे में ही सारा क्राइम का हिसाब किताब है, कि 15-16 मई की रात करीब 12 बजे डॉक्टर राजेश तलवार अपने ड्राइंग रूम में टेबल पर बैठकर कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे थे। उस रात उन्होंने वाइन पी थी, एक शराब की बोतल भी मिली थी वहाँ पे, और नुपुर तलवार अपने कमरे में थी। इसके बाद
डॉक्टर तलवार को अचानक कुछ, ये 12 बजे से शुरू होती तो अब 12 से घड़ी आगे बढ़ती जा रही है, काम करते करते अचानक उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो उन्हें लगता है कि हेमराज के कमरे से आवाज़ आ रही है। फिर उन्हें यह भी लगता है कि हेमराज के कमरे में कुछ और लोग हों। तो वो हेमराज के कमरे की तरफ जाते हैं। हेमराज का कमरा जो है वो खुला हुआ था। ये अंदर देखते हैं तो कोई नहीं था। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वो वापस हेमराज के कमरे की तरफ से अपनी ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी फिर उन्हें आवाज़ आती है। इस बार वो आरुषि के कमरे की तरफ जाते हैं। हेमराज का कमरा दूसरी तरफ था, आरुषि का कमरा दूसरी तरफ। तो जब ये उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें आवाज़ थोड़ी थोड़ी साफ सुनाई देने लगती है। अच्छा, आरुषि जब भी रात को सोती थी तो वो अकेले सोती थी। डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार एक कमरे में, आरुषि अलग कमरे में सोती थी। और आरुषि जब सोती थी तो रात को जनरली उसका कमरा बंद रहता था, लॉक। वो लॉक ऐसा था कि अंदर से आरुषि ने अगर बंद कर दिया है तो बाहर से कमरा कोई नहीं खुल सकता, बाहर से लॉक से ही खुलेगा। तो एक की माँ बाप के पास भी हुआ करती थी चाबी। तो ये जब आरुषि के कमरे की तरफ जाते हैं तो आरुषि के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। और ये सारी मैं कोर्ट की कहानी अभी आपको सुना रहा हूँ, तीसरी कहानी, 2 सुनाइए। कमरा खुला हुआ था। उन्होंने हल्का सा दरवाज़ा को और धक्का दिया तो उन्होंने देखा कि आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में है। सीबीआई के मुताबिक डॉक्टर तलवार को बहुत तेज़ गुस्सा आया। वो वापस हेमराज के कमरे की तरफ पलटे। वहाँ उन्होंने गोल्फ स्टिक रखा हुआ था। वो नोएडा गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेला करते थे। वो गोल्फ स्टिक उठा कर लेकर आते हैं और उसके बाद अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खोलते हैं और पहला गोल्फ स्टिक का जो वार करते हैं वो सीधे हेमराज के सर पर लगता है। हेमराज के सर से खून गिरने लगता है, लेकिन डॉक्टर तलवार बहुत गुस्से में थे। उसके बाद वो दूसरा वार करते हैं। यहाँ पे ये सीन ये है कि हेमराज भी बेड पे है और आरुषि भी बेड पे है, मतलब दोनों में ज़्यादा गैप नहीं है। तो पहला वार किया, सर पे लगा। उसके बाद उन्होंने दूसरी बार गोल्फ स्टिक उठाया और उसके बाद दूसरा वार भी हेमराज के सर पे किया। तो जब दूसरा वार किया तो पहले वार के बाद हेमराज अपना सर पकड़े हुआ था, लेकिन उसका ध्यान डॉक्टर तलवार की तरफ था। तो जैसे ही डॉक्टर तलवार ने दूसरा वार किया तो हेमराज अपना सर बाईं तरफ कर दिया। जब वो बाईं तरफ किया और उसी तरफ आरुषि थी, तो वो उसकी तरफ लगने की बजाय आरुषि के सर पे ला कर लग गया गोल्फ स्टिक, जो सेकंड था। और वो चूँकि पूरी फुल ब्लडेड शॉट था, बहुत पूरा ज़ोर से ताकत लगा के वो मारे थे, तो वो सीधे गोल्फ स्टिक जो दूसरा वार था वो आरुषि के सर पे लगा। वो लगते आरुषि के सर से खून निकलने लगा और एक ही वार में आरुषि लगभग बेहोश हो गई। उस वक्त तक जिंदा थी कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन वो बेहोश हो गई। यहाँ तक की कहानी, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको, ये मेरी कहानी नहीं है, अभी मैं अपनी कहानी इसके बाद, सीबीआई की कहानी है। उसके बाद सीबीआई का कहना है कि इतनी देर में आवाज़, शोर, चूँकि चीखी भी हेमराज और वो, तो नुपुर तलवार अपने कमरे से बाहर भाग के आती हैं और उसके बाद वो आरुषि के कमरे में देखती हैं डॉक्टर तलवार के हाथ में गोल्फ स्टिक है, दोनों लहूलुहान बिस्तर पर पड़े हुए हैं। उसके बाद वो अपनी बेटी को देखती हैं तो वो बेसुध, वो लगभग एक ही गोल्फ स्टिक में सर पे चुका, ऐसी जगह पे चोट लगी थी कि आरुषि दोनों मियाँ बीवी के हिसाब से मर चुकी थी। और वही हालत लगभग इसकी थी, हेमराज की। अब ये देख के नुपुर तलवार घबरा जाती हैं। उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ घर के अंदर हैं, 2 लहूलुहान पड़े हुए हैं, जिंदा भी हैं कि नहीं ये दोनों को अभी तक पता नहीं है। लेकिन यहाँ तक जो कुछ हुआ सीबीआई के मुताबिक ये सडनली हुआ, इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई साजिश नहीं थी, ये सब कुछ अचानक हुआ। क्योंकि अचानक डॉक्टर तलवार ने देखा, अचानक उन्होंने गोल्फ स्टिक चलाया, अचानक उन्होंने सर पर हमला किया, यहाँ तक तो। लेकिन सीबीआई के मुताबिक इसके बाद अब साजिश शुरू होती है। चूँकि थोड़ी देर के बाद उन्हें एहसास होता है कि ये क्या कर दिया, तो अब सीन ऑफ क्राइम को साफ करने के लिए, इस इल्ज़ाम से बचने के लिए अब दोनों हस्बैंड वाइफ प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहले उसी बेडशीट को उठाकर उस बेडशीट पे हेमराज को ये लेके दोनों सीढ़ी से छत पे जाते हैं और छत पे ले जाकर हेमराज लगभग बेहोश था, जिंदा था या नहीं ये नहीं मालूम, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि इन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता कि 1:01 पे मरे या 1:02 पे। उनका ये होता है कि आप 30 मिनट से 1 घंटे का टाइम तक एक्यूरेट आप मान के चल सकते हैं। तो जैसे कि 1 से 1:30 के बीच में मौत हुई या 1 से 2 के बीच में मौत हुई, ये तो पता चल जाएगा, लेकिन 1:11 पे मरा या 1:12 पे ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं बता पाता। तो उस हिसाब से इन दोनों की मौत वही 12:30 से 1:30 के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला। खैर ये ऊपर छत पे ले जाते हैं। उसके बाद एक खाली जगह पे, छत पे 2 छत जहाँ पे मिलता था वो खाली एक गैप था, वहाँ पे हेमराज को
लेटाते हैं और डॉक्टर तलवार नीचे आते हैं, उसका एक सर्जिकल ब्लेड उठाते हैं। चूँकि डॉक्टर तलवार डेंटिस्ट हैं तो उनके पास ये सारी सर्जिकल के इक्विपमेंट्स होते हैं, तो एक सर्जिकल ब्लेड लेके जाते हैं ऊपर और उसके बाद उसके गले पे कट मारते हैं ताकि ये इंश्योर हो जाए कि हेमराज बचे नहीं। तो गले पे वो मारने के बाद फिर वो उसी बेडशीट से उसको ढक के लाश को, और वहीं पे एक कूलर पड़ा हुआ था और चूँकि मई का महीना था तो नया कूलर था, पुराने कूलर को किसी ने ऊपर रख दिया, तो उसका एक पैनल निकालते हैं और उस पैनल को उसके बॉडी के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद दोनों नीचे आते हैं। फिर उसके बाद तीसरी बार ये जाते हैं ताला चाबी लेकर और उस छत का जो दरवाज़ा था उसके ऊपर ताला लगा के और नीचे चले आते हैं। अब नीचे आने के बाद नुपुर तलवार आरुषि के बेड को साफ़ करती हैं, आरुषि के कपड़े को बदलती हैं, डॉक्टर तलवार के कपड़े भी बदले जाते हैं क्योंकि उस पर कुछ खून के छींटे थे। उसके बाद वो गोल्फ स्टिक और वो, हाँ, उसके ये सब करने से पहले एक चीज़ और, सेम उसी सर्जिकल ब्लेड से डॉक्टर तलवार फिर आरुषि के गले पे भी कट करते हैं। उसके पीछे सीबीआई का तर्क ये था कि ताकि ये कहानी बता सकें कि जिसने भी मारा वो कातिल दोनों पे एक ही तरह से उसने अटैक किया और एक ही तरह से मार के चला गया, तो इसमें कोई डाउट ना हो। तो सर्जिकल ब्लेड से आरुषि का भी गले पे कट मारते हैं, उसके बाद उसके कपड़े बदले जाते हैं, बेडशीट बदली जाती है, ब्लड साफ़ किया जाता है। सब साफ़ करने के बाद ये सारे सबूत जो है कपड़े के शक्ल में, इसको और सर्जिकल ब्लेड और उस गोल्फ स्टिक को लपेट कर डॉक्टर तलवार घर से बाहर निकलते हैं L32 नोएडा सेक्टर 25 जलवायु विहार कि रात करीब, जाहिर सी बात ये सारा इंसिडेंट होते थे, ये करीब बजता है उसके बाद 2 बजे के बाद, तो उनके हिसाब से सीबीआई के हिसाब से करीब 2 से 3 के बीच में वो बाहर निकलते हैं और ये कहीं पे जाके इसको डंप कर देते हैं सारे सबूत को, जिसमें आलाए कत्ल मतलब गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड, खून से सने हुए कपड़े, डॉक्टर तलवार के कपड़े, आरुषि के कपड़े, ये सारी चीज़ें ले जाके डंप कर देते हैं। फिर वो वापस घर आते हैं। घर आने के बाद मेन गेट पे अंदर से ताला लगाते हैं। अच्छा, 5 दरवाजे हैं आरुषि के घर में और वो लोहे के ग्रिल का दरवाज़ा जो पहला दरवाज़ा, तो अंदर से ताला लगाते हैं। तो ग्रिल ऐसा है कि आप ताला अंदर की तरफ भी है लेकिन बाहर से भी कोई चाहे तो वो जाली में हाथ डाल के यूँ चाबी से ताले को खोल सकता है। ऐसा कई घरों में आपने देखा होगा, लंबी लंबी ऐसे सलाखें होती हैं तो आप आसानी से हाथ घुस जाएगा। तो कुंडी अंदर की तरफ है, ताला अंदर की तरफ है, लेकिन अगर मैं दरवाजे के बाहर हूँ तो भी मैं हाथ डाल के उल्टा घुमा सकता हूँ। तो अंदर आने के बाद वो पहला ताला जो है अंदर से लगाते हैं, उसका दूसरा दरवाज़ा लकड़ी का है, उसको वो बाहर से लगाते हैं। वो लकड़ी का भी जाली वाला है, तो जैसे बाहर का आप अंदर से खोल सकते हैं वैसे ही लकड़ी का भी है कि आप अंदर जाने के बाद बाहर से भी उसका लॉक लगा सकते हैं। तो पहला ताला अंदर से, दूसरा ताला बाहर से हाथ डाल के। उसके बाद ये लोग कमरे में पहुंचते हैं और फिर सुबह 6 बजे का इंतज़ार करने लगते हैं कि सुबह हो और 6 बजे। 6 बजे का इसलिए क्योंकि इनकी जो मेड थी भारती, वो सुबह 6 बजे आया करती थी और रोज़ाना पाबंदी से ही आती थी। सुबह जब 6 बजे भारती आती है, घंटी बजाती है, तो फिर अक्सर दरवाज़ा हेमराज खोला करता था 6 बजे उठकर। तो 1 घंटे में दरवाज़ा नहीं खुलता, 2-3 घंटे के बाद नुपुर तलवार ऊपर से आती हैं। उसके बाद कहती हैं क्या हुआ है, हेमराज ने दरवाज़ा नहीं खोला भारती से? तो कहती नहीं। तो कहती अच्छा रुको मैं आता हूँ। उसके बाद वो जाती हैं कमरे में हेमराज के, ऊपर से चाबी का गुच्छा एक हेमराज के कमरे में भी रहता था, वो निकाल के और नीचे आती हैं और फिर जो लोहे का दरवाज़ा था उसको खोलने की कोशिश करती हैं। अंदर की तरफ जो बंद था, जो पहला दरवाज़ा, पटनुपुर तलवार खोलने की कोशिश करती हैं, खुलता नहीं है। उसके बाद वो 1 सेकंड कहती है कि खुल नहीं रहा, भारती तू देख ले। भारती चाबी लेती है और भारती खोलती है और खुल जाता है। तो अब यहाँ पे सीबीआई का ये था कि वो जानबूझ के ये नहीं खुद खोलती हैं ताकि भारती को ये एहसास दिलाया जा सके और भारती कल को गवाही दे सके कि हाँ जब वो आई थी तो दरवाज़ा बाहर से बंद था और ताला मैंने खोला था। तो खैर ताला खुलता है, उसके बाद भारती अंदर आती है। जब भारती अंदर आती है तो एकदम अभी ये दोनों नॉर्मल थे, तभी उसके बाद डॉक्टर तलवार और रो रहे थे वहाँ पे दरवाजे के पास खड़े होकर। तो क्या हुआ, उसके बाद नुपुर तलवार अचानक देख के फिर नुपुर तलवार भी ज़ोर से रोने लगती हैं। भारती आती है आरुषि के कमरे के पास, वो देखती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। बेड पे आरुषि की लाश पड़ी हुई है, ब्लड है। उसके बाद अचानक नुपुर तलवार एक पहली लाइन बोलती हैं कि ये देखो हेमराज ने क्या कर दिया। ये पहली लाइन है जो FIR में भी है। तो भारती को कुछ समझ में नहीं आता, फिर कहती है इसलिए हेमराज ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो सारी चीज़ें कड़ियाँ जोड़ती जाती। उसके बाद जब भारती को बताया जाता तब भारती के ज़रिए आरुषि के कत्ल की कहानी उस घर से बाहर
पहली बार आते हैं, क्योंकि फिर भारतीय शोर शराबा करती है तो अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं। इस दौरान डॉक्टर तलवार जो है भारती के आने के बाद कॉल करते हैं, और पुलिस को कॉल नहीं किया जाता है। पुलिस को कॉल, जो पहला कॉल जाता है वो करीब 35 मिनट के बाद जाता है। पहले वो अपने भाई को, दुर्रानी फैमिली को, जो उनके फ्रेंड्स थे, इन सबको किया जाता है। लास्ट में फिर पुलिस को कॉल किया जाता है, और इसके बाद पुलिस आती है। फिर वो सब कहते हैं हेमराज हेमराज, और पुलिस फिर हेमराज घर में है नहीं, उसका मोबाइल नहीं मिलता, फिर हेमराज के लिए ढूंढा जाता है। हेमराज नेपाल का रहने वाला था, नोएडा पुलिस नेपाल की तरफ चली जाती है, और उसके बाद खैर अगले दिन हेमराज की लाश छत पे उसी में मिलती है जहाँ पे रखा गया था। तो ये कहानी कोर्ट में सीबीआई ने 2013 में सुनाई। तो पहली कहानी नोएडा पुलिस की थी, जो इस कहानी से काफ़ी मेल खाती है। मतलब जो नोएडा पुलिस, जिसको लेके काफ़ी छीछा लेदर हुई थी कि नोएडा पुलिस ने किस तरीके से जांच की है, कि कायदे से देखें तो आखिर में सीबीआई ने सारे उसी एंगल को, उसी लाइन पे पूरी केस को आगे बढ़ाया जो नोएडा पुलिस ने शुरू के 10 दिन में काम किया था। बीच में एक कृष्णा का एपिसोड था। तो ये 3 अलग अलग कहानियाँ आपको सुनाई, 3 एजेंसी के थ्रू। तो एजेंसी 2 थी, लेकिन एक सीबीआई के 2 अलग अलग आईओ थे और एक नोएडा पुलिस। अब इस कहानी के बुनियाद पे 2013 में सीबीआई की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और डॉक्टर तलवार और नुपुर तलवार को इसका दोषी माना और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उसके बाद मामला हाई कोर्ट गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले को पलट दिया और इन दोनों को बरी कर दिया। अब जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अब यहाँ की कहानी में कुछ झोल है जिस पे मैं आपको बात करना चाहता हूँ। पहली चीज़, सीबीआई ने कोर्ट में ये कहा कि उस रात मर्डर करने के बाद पहली की गैर इरादतन हत्या, मतलब आरुषि गलती से मारी गई। हेमराज को मारना चाहते थे, वो वार उसको लग गया। चलो, सारा कुछ करने के बाद बॉडी ऊपर ठिकाने लगा दी हेमराज की, सारे सबूत मिटा दिए, बेडशीट हटा दी, खून से सने हुए डॉक्टर तलवार ने अपने कपड़े निकाल लिए। उसके बाद गोल्फ स्टिक उठाया और सर्जिकल ब्लेड लिया और ले जाके बाहर घर के निकलते हैं 2 से 3 के बीच में, और उन सबको, सारे सबूत को डंप कर देते हैं। अब यही सीबीआई अपनी इसी जांच रिपोर्ट में एक जगह कहती है, और जिसके ऊपर शुरू से वो चल रही थी और जिसमें नोएडा पुलिस भी चल रही है, कि 15-16 मई 2008 की रात को L32 नंबर फ्लैट से रात 11 से लेके सुबह 6 बजे तक न कोई बाहर से अंदर आया, न कोई अंदर से बाहर गया। मतलब फ्लैट के अंदर सिर्फ 4 लोग थे, डॉक्टर तलवार, नुपुर तलवार, हेमराज और आरुषि। सीबीआई का कहना है कि ऐसे एक भी प्रूफ, ऐसा एक भी सबूत, ऐसा एक भी चश्मदीद नहीं मिला जो ये बता सके कि जिसने L32 नंबर फ्लैट में किसी को रात 11 के बाद आते देखा या वहाँ से निकल के जाते देखा। अब अगर सीबीआई यही कह रही है तो फिर सवाल ये है, यही सीबीआई ये क्लेम कर रही है कि डॉक्टर तलवार उस रात 2 बजे सारे सबूत लेकर फ्लैट से बाहर निकले, ले जाके आसपास कहीं उन्होंने उसको नाले में डंप कर दिया और वापस घर आ गए। तो फिर ये थ्योरी कहाँ से? नंबर 1। नंबर 2, उस जलवायु विहार सोसाइटी का एक गार्ड होता है जो नाइट ड्यूटी करता है, उससे हम लोग करीब 20-30 बार मिले होंगे। और मतलब जब ये चीज़ें चल रही थी तो लगातार बात हो रही थी बीच में। हालांकि उसको सीबीआई वाले भी उठा कर ले गए थे, नोएडा पुलिस भी घंटों, कई के दिन तक पूछताछ की। लेकिन जब चीज़ें नॉर्मल हो गई तो हम लोग उससे लगातार बात करते थे। तो उस गार्ड का कहना था कि उस गार्ड की ही गवाही पे ये है कि कोई आया नहीं और कोई गया नहीं, और ये थ्योरी थी। जब हमने उस गार्ड जहाँ पे वो ड्यूटी करता है, हमने उस गेट को देखा और उस गेट से लेके L32 का मकान देखा, वहाँ से कितने मोड़ हैं या क्या क्या दिखता है, और फिर जो हम सब, अगर हमारे आसपास भी बहुत सारे गार्ड हैं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी गार्ड है, ये पॉसिबल नहीं है कि एक गार्ड लगातार किसी 1 या 2 फ्लैट पर ही अपनी नज़रें गड़ाए रखे। ये पॉसिबल नहीं है कि एक गार्ड कंटिन्यू अपनी आंख खोल के ड्यूटी करता रहे। वो भी इंसान है, कई बार झपकी भी आती है, कई बार गप्पे मारता है, कई बार ज़रूरी काम के लिए बाथरूम और वहाँ भी जा सकता है, कई बार बीड़ी सिगरेट पीने के लिए इधर उधर निकल लेता है। वो वक्त क्राइम में बड़ा इंपॉर्टेंट माने रखता है। तो उस गार्ड की ये गवाही, 2 चीज़ें यहाँ पे हैं। या तो वो गार्ड ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा था और उसने वाकई किसी को निकलते और आते और जाते देखा नहीं 11 से 6 के बीच में, क्योंकि उसकी शिफ्ट थी। नंबर 2, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो उस दौरान अपनी ड्यूटी पे था ही नहीं ईमानदारी से, वो कहीं इधर उधर था। और इस दौरान मौका मिल गया, सामने वाले को उसने देखा कि कोई है नहीं और रात को निकल रहे हैं, तो कोई देखेगा नहीं और नज़रें बचा के आप जा सकते हैं। तो अगर ये सीबीआई की वो थ्योरी सही है तो फिर डॉक्टर तलवार ने इसका फ़ायदा उठाया, और अगर डॉक्टर तलवार बेकसूर हैं तो फिर इसका मतलब है कि गार्ड सच बोल रहा है।
तो यहाँ पे लेकिन सीबीआई ने अपने केस को खुद ही कमज़ोर किया, ये कहकर कि रात को इन्होंने सबूत मिटाने के लिए बाहर गए और वापस घर के अंदर आ गए। जबकि दूसरी तरफ कह रहा सीबीआई ने ये कहा कि कातिल कोई बाहर का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उस रात उस घर में ना कोई बाहर से आया, ना उस रात उस घर से कोई बाहर निकला। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों में आप कोर्ट में जीत नहीं सकते, मारे जाएंगे। ये तो एक पहलू। दूसरा पहलू, आज 10 साल के बाद भी न वो गोल्फ स्टिक मिला है और न वो सर्जिकल ब्लेड मिला है, जो मेन वेपन है जिससे कत्ल हुआ है। यहां पे केस कमजोर हो गया। नंबर 3, जो मोबाइल के कॉल, आरुषि के मोबाइल बहुत बाद में मिले थे, उससे भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, तो वो भी पता नहीं, मतलब कोई केस में अहम चीज नहीं जोड़ पाया। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, चूँकि इसमें बहुत सारे साइंटिफिक तरीके से जांच हुई, नार्को हुआ, लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ, फॉरेंसिक की टीम ने एक एक चीज़ को चेक किया। एक इसी के बीच में और था कि फॉरेंसिक टीम ने कैसे काम किया था, उस पर फिल्म में भी आपने देखा होगा। ये जो फ्लैट जहाँ पे ऊपर में हेमराज की लाश रखी गई थी, वहाँ पे एक दीवार पे ऐसे पंजे का निशान था, खूनी पंजे का। वो सारे टीवी में हेडलाइंस भी थी और लगातार वो पंजा सुर्खियों में रहा, तो खूनी पंजे का निशान था। तो जब ये खूनी पंजे का निशान मिला तो तब वहाँ पे पुलिस वाले तो उसको उतना ध्यान नहीं दिया। जब सीबीआई के पास ये केस आया तो सीबीआई वो पंजे का निशान देकर बहुत खुश हुई थी। और ये मैं सीबीआई के कुछ अफसरों से अपनी बातचीत के आधार पर आपको बता रहा हूँ। जब वो छत पे गए और उन्होंने पंजा देखा तो उन्होंने कहा कि लो अब बच के दिखाए कातिल। ये लाइनें थी कि निशान छोड़ो, पूरा पंजा छोड़ गया है, अब कहाँ से बचेगा। और जाहिर सी बात है वो पंजा कातिल का ही हो सकता था, क्योंकि अगर हेमराज का होता और हेमराज लड़खड़ाते वड़खड़ाते ऊपर छत तक पहुंचा था तो सिर्फ एक पंजा नहीं होता, फिर उसके लाइन से खून के ऐसे निशान होते, या हाथ उसका घिसटता हुआ होता क्योंकि वो इंजर्ड था। लेकिन ऐसा था नहीं, वो सीधा सीधा था कि मतलब कोई जा रहा था और उसके हाथ में ब्लड था और उसने गलती से सहारा लेने के लिए या दीवार का टेक लगाने हाथ लगा दिया और वो आ गया। तो खैर सीबीआई ने जब वो पंजा देखा तो सीबीआई को लगा कि अब तो कातिल दूर नहीं है, इस पंजे से ईजिली पकड़ लेंगे जो भी है। इसके बाद उस पंजे के पास डॉक्टर तलवार, राजेश तलवार, मैच कराया गया, उनका पूरा पंजा मिल गया। उन्होंने कहा चलो फिर भी और थोड़ा सा संतुष्टि कर लें। उनके भाई दिनेश तलवार को बुलाया गया, उनका लगाया गया, उनका भी पूरा मिल गया। इसके बाद एक एक करके और जो कल्प्रिट थे, जो सस्पेक्टेड थे, उनका कराया। अब परेशान कि ये क्या है, ये पंजा तो सबका मिल रहा है। तो बाद में पता चला कि एक बालिग इंसान का जो पंजा होता है यहाँ तक का, इसका अगर आप कोई कहीं पे छाप छोड़ें और उसके बाद आप उस पर अपना हाथ रखें तो 90% लोगों के वो मैच कर जाएंगे, क्योंकि ये लगभग साइज कॉमन होता है, लकीरें अलग होती हैं, फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, उसमें लाखों वो होते हैं। इसलिए इंसान का फिंगरप्रिंट्स कभी भी किसी का दुनिया में एक दूसरे से मैच कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन ये जो पंजा का मार्क था वहाँ पे मतलब हम लोगों को जब ये बताया एक्सपर्ट्स ने, तो हम लोगों ने बाकायदा इसका डेमो खुद किया, इंक लगाकर पूरे हाथ में और रखा, और उसका हमने ऑफिस में कई लोगों से उस पर रखवाया, और वो सेम मतलब 10 में से 8 के मैच कर रहे थे। तो फिर ये पता चला कि नहीं, इससे आप नहीं पता कर सकते, जब फिंगरप्रिंट्स चाहिए। तो खैर एक वो चीज़ आई, वो भी चली गई। तो कुल मिला के इसमें हुआ ये कि कहानियाँ 3 अलग अलग आई सामने, और हमेशा कहानी ही आई, सबूत एक भी नहीं आया, ना आलाए कत्ल आया जिससे मर्डर हुआ था। मोटिव की बात है, जहाँ तक ये मोटिव भी एक कहानी है कि हेमराज और आरुषि को आपत्तिजनक हालत में देखा और इसलिए कत्ल हो गया। लेकिन ये कहानी कौन सुना रहा है, ये सिर्फ नोएडा पुलिस या फिर बाद में सीबीआई। इस कहानी को कंफर्म करने के लिए अगर आपके पास सबूत नहीं है तो कुछ बैकग्राउंडर की ज़रूरत पड़ती है क्राइम में। जैसे हेमराज का पूरा बिहेवियर क्या था, कभी किसी पड़ोसी ने कुछ सुना उसके बारे में, कभी हेमराज को डांटा मारा गया घर में, कभी लड़कियों को लेकर उसके बारे में कोई कंप्लेंट थी, या दूसरी तरफ कि आरुषि का स्कूल में रवैया कैसा था, आरुषि का दोस्तों के साथ रवैया कैसा था, आरुषि के चाल चलन को लेकर कभी किसी ने कंप्लेंट की शिकायत की। तो जब ये दोनों जांच की गई तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उस वक्त कई जगह पर खबरें आई थी आरुषि की कुछ दोस्ती वोस्ती, लेकिन उसके सारे जो स्कूल के दोस्त थे या उसके जो आसपास के दोस्त थे, मतलब वो बेहद सीधी सादी मिलनसार और एक जनरली जो बच्ची होती है 9वीं क्लास की वैसी ही थी। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे भी ये थ्योरी जो है सीबीआई और नोएडा पुलिस की फ्लॉप हो रही थी। फिर एक चीज़ आई कि अगर डॉक्टर तलवार ही कातिल हैं
और वो जानबूझ के नहीं मारा उन्होंने आरुषि को, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, क्योंकि मारना था हेमराज को, लग गया सर पे आरुषि को। चलिए, इसमें नुपुर तलवार का कोई रोल नहीं था, ठीक है। ये सीबीआई की मैं अब आपको दलील बता रहा हूँ सारी। चूंकि नुपुर तलवार दूसरे कमरे में थी, उसके बाद नुपुर तलवार आती हैं, अब वो देखती हैं, अब उन्हें ये पता है कि मारा किसने है, चाहे गलती से मारा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आज 10 साल हो गए इस चीज़ को, कि एक इकलौती बेटी जिसकी मौत हो जाती है, जिस वजह से भी होती है, और उन्हें पता है कातिल कौन है, और वो उसी के साथ 10 साल से रह रही है और कभी टूटी नहीं। सीबीआई ने, नोएडा पुलिस ने अलग अलग बहुत ग्रिल किया, हर तरीके से ग्रिल किया, कभी टूटी नहीं। कभी कोई ऐसे इन लोगों ने बयान नहीं दिया जो एक दूसरे के अगेंस्ट हों, जिससे कुछ कड़ियाँ जुड़ें, जिससे कुछ कमज़ोर कड़ियाँ पकड़ी जाए। तो ये कैसे मुमकिन है? तो इस पर सीबीआई ने तो नहीं, एक और दिल्ली पुलिस के एक अफसर ने, जो इस केस से जिनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन बहुत सीनियर जॉइंट कमिश्नर लेवल के, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे केस को इन्वेस्टिगेट किया था, उनसे एक दिन यही बात हो रही थी। तो उनकी एक लाइन थी जो मुझे आज भी याद है, और मुझे लगता है कि इनसे बेहतर शायद ये कोई कह नहीं सकता। उनका कहना था कि अगर वाकई डॉक्टर तलवार हैं और ये सब कुछ घर के अंदर हुआ और नुपुर तलवार को पता है, तो फिर नुपुर तलवार और डॉक्टर राजेश तलवार से बेहतर अदाकार या एक्टर इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने कदम कदम पर एक्टिंग करके अपने जुर्म को छुपाया, अगर वो कातिल हैं तो फिर वाकई उनसे बेहतर एक्टर हो ही नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं है तो फिर सवाल यही है कि घर से बाहर कौन आया, घर के बाहर कौन गया। अब इस पे सारी चीज़ें, सारे तर्क, सारी बातें हो रही हैं, पर उस दिन भी मैंने आपसे एक लाइन कही थी, जो मेरी अपनी सोच है उसमें यह है कि मैं एक हद तक तो ये मान सकता हूं कि आरुषि को मारने उस रात अगर फैमिली मेंबर इसमें इन्वॉल्व है, तो आरुषि का कत्ल करने का इरादा नहीं था, वो एक्सीडेंटल हुआ। लेकिन अगर ये हुआ तो फिर घर के अंदर के लोग, दूसरा बाहर का कोई आता है और मार के चला जाता है और पूरी फैमिली को पता नहीं चलता है, और उसके बाद वो इतनी हिम्मत करता है कि एक लाश उठा के घर के अंदर से छत पे ले जा रहा है, वहाँ पे उसको कर रहा है, फिर पूरे कमरे का मेकअप कर रहा है, वो कपड़े बदल रहा है, ब्लड साफ कर रहा है, वेपन को गायब कर रहा है, और घर में लोगों को पता नहीं है। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। अब हम लोगों की एक मजबूरी ये है कि क्राइम रिपोर्टिंग में हमें जो पहली चीज़ सिखाई जाती है वो ये है कि हम क्राइम रिपोर्टर हैं, हम एक चीज़ को रिपोर्ट करते हैं और क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। एक चीज़ छोड़ के, वो ये है कि जब तक अदालत अपना आखिरी फैसला नहीं सुना देती, एक रिपोर्टर को हक नहीं है कि वो अपना फैसला सुनाए। ये जर्नलिज्म के इथिक्स के भी खिलाफ है। और ये मामला अब यहाँ पे भी देखिए फिर फंस गए। लोअर कोर्ट ने कहा आप कातिल हैं, माँ बाप दोनों, उम्र कैद की सज़ा। हाई कोर्ट ने कह दिया आप कातिल नहीं है, सबूत नहीं है। तो अब यहाँ भी 50-50%। तो अब किधर जाऊँ, मैं लोअर कोर्ट की तरफ जाऊँ या हाई कोर्ट की तरफ जाऊँ? हालांकि लोअर कोर्ट की तरफ मैं पर्सनली नहीं जाऊँगा, इसलिए कि जो लोअर कोर्ट के बारे में हाई कोर्ट ने कमेंट्स किया है, वो कोई भी अगर वो जजमेंट पढ़ लेगा तो कोई भी कमेंट कर सकता है। आपको भी अगर जजमेंट की कॉपी नेट पे होगी, आप पढ़िए, तो आप भी कहेंगे हाँ कि ये क्या फैसला। हाई कोर्ट ने इस तरीके से लताड़ा था कि इस पूरे जजमेंट में आपने सिर्फ कहानी 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 सुनाई, सबूत एक भी नहीं है। सबूत ना सही, सबूत को जोड़ने वाली कड़ियाँ तो हों, वो भी नहीं है। आपने बस उठा के एक जजमेंट सुना दिया। तो अब यहाँ पे फैसला भी 50-50 बढ़ गया। एक कोर्ट ने सुना दिया, एक ने बरी कर दिया। अब सबसे बड़ी अदालत में ये मामला है, अब वहाँ क्या होता है इस पे नज़र होगी। हालांकि मैं एक चीज़ वैसे बताता हूँ कि मैं अपनी टीम में जितने लोग हैं, मेरे साथी और मेरे क्राइम बरादरी के, मैंने उनसे जब ये लोअर कोर्ट का फैसला आया था, मैंने उस दिन ये कहा था, मैं गाज़ियाबाद में खड़ा हुआ लाइव कर रहा था, और मैंने उन सब ने पूछा था अब क्या होगा। अब मैंने तब कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये सीधे बरी होंगे, और उसकी वजह यही है कि इसमें कहानियाँ तो हैं पर किरदार नहीं है और सबूत नहीं है, न मोटिव है, न कत्ल के लिए जो इस्तेमाल किया गया हथियार है वो नहीं है। तो ये चीज़ें अदालत में नहीं ठहरती हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पे इस देश में बहुत सारी सज़ाएं सुनाई गई हैं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को सपोर्ट करने वाले भी एविडेंस होने चाहिए, जिसमें नहीं है यहाँ पे। जैसे बेसिक पहली की आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में देखे गए। अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई गवाह नहीं, तो ये कहानी कहाँ से आई? डॉक्टर तलवार खुद सुनाएंगे नहीं, नुपुर तलवार ये बताएंगी नहीं, तीसरा विटनेस को है नहीं, हेमराज मर चुका, आरुषि मर चुकी, कोई कैमरा नहीं, कोई फुटेज नहीं। तो ये कि ये दोनों, ये आज मैं आप लोगों से भी सवाल, ये आप सबने सुना इस मामले में, वाकई अगर आरुषि का कैरेक्टर एसेसिनेशन जितना मीडिया ने किया है, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है, उसमें मैं भी एक शामिल हूँ, और मैं उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ कि हम लोगों ने
जिस तरीके से किया था वैसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसकी एक मजबूरी भी थी हम लोगों की कि जब पुलिस रिकॉर्ड पे कह रही है लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो लखनऊ जोन के आईजी थे गुरदर्शन सिंह जी, तो हम लोगों को भी लगा था कि यही कहानी यही चीज़ें, तो हमने सारी चीज़ें वो की, लेकिन बाद में खैर कहानी पलटती गई। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये सब ऐसा कोई नहीं है जो इसको नहीं सुना होगा। क्यों मारा माँ बाप ने? जी बेटी को देख लिया था नौकर के साथ, पति गुस्सा आ गया मार गया। अब मेरा सिंपल सा एक है कि ये चीज़ बाहर कहाँ से आई भाई? उस रात L32 में सिर्फ 4 लोग थे, डॉक्टर तलवार, नुपुर तलवार, हेमराज और आरुषि। 2 मर गए, 2 जिंदा। जो जिंदा हैं वही कातिल के घेरे में है, कटघरे में है। तो वो ये बताएंगे, अगर वो ये बताएंगे कि हाँ मैंने देखा था, तो फिर इसका मतलब है कि आपने मारा था। बट उन्होंने तो आज तक नहीं कहा कि मैंने देखा था। अब सवाल ये कि फिर कौन है विटनेस? ये कहानी आई कहाँ से फिर? ये वो चीज़ें हैं जिसके जवाब नहीं है, और जवाब नहीं है तो फिर शक के बिना पे सिर्फ सजाएं नहीं दी जा सकती, है ना। अब मैं फिर आपसे वही कह रहा हूँ कि, लेकिन मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि अब अगर फिर और घर में है कोई नहीं तो फिर कौन? तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मैंने उस दिन एक लाइन कही थी आपसे कि जो आपसे ये कहे कि आरुषि का कत्ल इसलिए हुआ और आरुषि को इसने मारा, आप समझ लीजिए वो आदमी झूठा है। क्योंकि इन सवालों के जवाब तो आज भी सीबीआई ने बेशक चार्जशीट दाखिल कर दी, लोअर कोर्ट से वो केस जीत गई, दोनों को सज़ा भी दिलवा दी, बट हाई कोर्ट में वही सीबीआई हार गई। तो इसका मतलब है कि सीबीआई की इस कहानी पे भी उंगली है। तो वो सीबीआई भी अब कंफ्यूज है। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी तो ये भी देखना है कि अब नया आज 10 साल में तो कोई एविडेंस आया नहीं, तो अब आप अपील करने के लिए आप कुछ नया एविडेंस तो देंगे। वो आज तक कोई एविडेंस नहीं है। तो मेरा यही था कि इस पूरी कहानी में एक सवाल, कहते हैं हर क्राइम में खासतौर पे मर्डर के पीछे मोटिव बहुत बड़ी चीज़ होती है। किस मकसद से ये कत्ल हुआ है? अगर वो मकसद नहीं है तो फिर कातिल भी आराम से छूट जाएगा। और यहाँ पे मकसद जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मोटिव क्या था, उस मोटिव को सपोर्ट करने के लिए क्या एविडेंस, वो ना आज तक नोएडा पुलिस दे पाई, ना सीबीआई दे पाई। न वो दस्तावेजी तौर पे कोई एविडेंस है, ना ऑरली कोई एविडेंस है, ना कोई विटनेस के तौर पे एविडेंस है। तो जब कोई है ही नहीं तो फिर कैसे पता कि उस रात कौन क्या कर रहा था? यही चीज़ें जो थी जिसका बेनिफिट मिला अब सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो जो मेरी समझ बहुत ईमानदारी से थी, बस एक चीज़ से मैं बचाऊँ आपसे फिर कहूँगा, वो चूँकि हमें ये सिखाया गया, ये पढ़ाया गया है कि आपका काम है रिपोर्ट करना, जज का काम है जजमेंट देना। तो हम लोगों का काम है रिपोर्ट करना, आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं। अब आप इसमें से अपने अपने हिसाब से, अपनी समझ से आप इस पर जो भी फैसला ले सकते हैं। आपको जो लगता है आप आज़ाद हैं, लेकिन आखिरी फैसला इस देश की अदालत ही लेगी, और वो भी सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। तो उसके फैसले का हमें इंतज़ार करना चाहिए। और या फिर कोई ऐसा चमत्कार हो कि अचानक कहीं से कोई एक सबूत आए, कोई एक गवाह आए जो पूरी कहानी को खोल के रखते, और ऐसा कई केस में हुआ है, तो हमें ये भी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं। सर सबसे पहले शिवम राय हैं, वो बोल रहे हैं कि सर वो इस कहानी को सुनने के लिए सुबह से वेट कर रहे थे। शिवम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार, आप जैसे लोगों ने इतना वो कर दिया है, प्यार दिया है कि सच में मैं बताऊं, मैं आप लोगों का भी वेट करता हूं कि 9 बजे और मैं आपको सुनाऊं। असल हमारी बस क्या है कि सुबह से रात तक बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि क्रिमिनल लोग हम लोग को छुट्टी देते नहीं है, और कुछ ना कुछ देश भर में होता रहता है। फिर बहुत सारे शोज़ हैं, वो सारे भी काम हैं, क्राइम तक तो अभी नया बच्चा है, तो वो करना पड़ता है। लेकिन खुशी होती है और आपका प्यार अच्छा लगा, और मैं ज़रूर आप इसी तरह इंतज़ार करें और अपने सुझाव भी दें, और जहाँ गलती करूँ आप टोकें भी ज़रूर। आज वारदात ज़रूर आप लोग देखिएगा, वारदात थोड़ा सा डिफरेंट है। दिल्ली की एक लेडी डॉन है, उन्हें मम्मी भी कहते हैं, और किस तरीके से आमतौर पे कोई गैंग बनाया जाता है तो उसमें आप किराए के गुंडे या दबंग लोगों को शामिल करते हो। ये गैंग डिफरेंट इसलिए थी कि उन मम्मी के 8 बेटे थे, 8 बेटे हैं, और उन्होंने अपने उन 8 बेटों को अपनी फ़ौज बनाई, और उन 8 बच्चों को अच्छी तालीम देने की बजाय उन्होंने कानून के दुश्मनों की जो किताबें हैं वो पढ़ाई, और फिर गैंग बनाया, और किस तरीके से उन्होंने दिल्ली पुलिस की नाक में दम कर दिया, और मर्डर से लेकर किडनैपिंग और ना मालूम क्या क्या केसेस रहे। तो मम्मी बहुत दिन तक दिल्ली पुलिस को छकाती रहीं, अब वो गिरफ्तार हुई हैं। तो दिल्ली की जो ये मोस्ट वांटेड मम्मी उनके ऊपर है आज का वारदात। सर एक उत्तम गोरई हैं, वो पूछ रहे हैं सर ये नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर सही है, और इन दोनों में अंतर क्या है? क्या नाम है सर? उत्तम साहब का सवाल है कि नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट क्या सही है और इन दोनों में फ़र्क क्या है।
उत्तम साहब, दो चीज़ें हैं। जो नार्को टेस्ट होता है उसमें आपने एक बड़ा फेमस विजुअल देखा होगा, एक बहुत ही उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, है वो हैदराबाद में करती हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एक्सपर्ट थी। उसमें एक तरह का डोज दिया जाता है आपको, जिसमें आप आधे होश में होते हैं और आधे नहीं होते हैं, और उसके बाद वो आपको नींद आ रही होती है और आप मतलब अपने होश में नहीं होते हैं। तो ये कहते हैं कि उस वक्त आपसे जो पूछा जाए तो आप वो सही सही जवाब दे देते हो, लेकिन उसमें ये भी है कि डोज कितना है, क्योंकि ज़्यादा डोज देना नुकसानदेह भी है, लेकिन उसका कई बार उल्टा भी होता है। और ये 100% सही हो ये यकीन से नहीं कह सकते। उसकी एक बेस्ट एग्जांपल अबू सालेम है। अबू सालेम का जब नार्को हुआ तो अबू सालेम ने वो जवाब दिए, वो तो मतलब आ भी गया था उसका तो नार्को का, मतलब जहाँ पे जो हम लोग जानते हैं उसके बारे में, उसके बारे में भी झूठ बोल रहा था नार्को में। तो जैसे अब वो थी मोनिका बेदी, जिस शादी की, लेकिन जब सवाल पूछा जा रहा तो वो मोनिका बेदी को भी पहचानने से इनकार करा, जबकि दस्तावेजी प्रूफ है। तो वो नार्को फिर वो नहीं उसी, लेकिन लाई डिटेक्टर टेस्ट जो होता है वो अलग अलग आपके हार्ट बीट, पल्स, ये सारी चीज़ों से, वो तो हो गया आपको एक डोज दे के आप नींद बेहोशी की हालत में आपको थपकी दे देगी पूछ रहा। यहाँ पे आपके हार्ट बीट से, आपके पल्स से, उसके रेट से वो पता चलता है कि आपकी धड़कनें, जैसे आप दौड़ के आते हो तो सांस धड़कन तेज़ हो जाती है, या आदमी घबराता है तो बहुत धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। तो ये उन चीज़ों से पकड़ा जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। लेकिन ये दोनों ही टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। मतलब आप नार्को में अगर, और मेरा नार्को होता है, या मान लीजिए मेरा लाई डिटेक्टर हुआ और मैं कह रहा हूँ मैं कातिल हूँ और ये रिकॉर्ड है और मेरे विजुअल के साथ, पर अदालत इसे नहीं मानेगी, अदालत में एडमिसिबल नहीं है। वो इसकी वजह ये है कि इसमें आदमी सच ही बोल रहा है, ये अभी तक साबित नहीं हो पाया। सर एक सवाल है मनोहर जी का, वो बोल रहे हैं कि कृष्णा के घर से एक पर्पल कलर का पिलो कब मिला था, उसके ऊपर कुछ खून के निशान मिले थे, उसकी क्या कहानी है, और जो खुकरी मिली थी उसकी क्या कहानी है? क्या नाम क्या था सर इनका नाम है मनोहर। मनोहर साहब, आपका दो सवाल था कि एक खून से सने हुए पिलो कवर मिले थे, उसका किसी भी इन लोगों से, आरुषि से, हेमराज से, कृष्णा से, राजकुमार से, डॉक्टर तलवार से, नुपुर तलवार से, किसी से मैच नहीं किया, नंबर एक। नंबर 2, एक खोखरी की बात आई थी। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जब ये शुरू में नोएडा पुलिस ये थ्योरी लेकर आई थी, नहीं सीबीआई, जब कृष्णा को कातिल ठहराया गया तब एक तीसरे वेपन का जिक्र किया गया था। वो कहा गया कि जो कट का मार्क है वो खोखरी का है। अब खोखरी शब्द क्यों आया? क्योंकि नेपाल के लोग जनरली ये यूज़ करते हैं। तो हेमराज भी नेपाल का, कृष्णा भी नेपाल का, तो ये था कि इससे बड़ा इजीली इस्टेब्लिश हो जाता है कि हाँ ये नेपाली हैं, इनके पास ये खोखरी हो सकता है। तो वो खोखरी की चीज़ आई थी, लेकिन फिर बाद में इसको भी रूल आउट कर दिया गया और कहा गया कि वो दरअसल कोई खोखरी या कोई चाकू नहीं था, बल्कि वो सर्जिकल ब्लेड था। और ये बात फिर बाद में जांच में पुष्टि हुई इसकी। सर एक है निमेल सिंह है, वो बोल रहा हूँ आपके बहुत बड़े फैन हैं, और इस केस को लेके वो काफी एक्साइटेड थे, लेकिन कुछ चीजें उनके समझ में नहीं आ पा रही हैं। घर का दरवाजा बाहर से बनता, अंदर से बनता। अच्छा निर्मल जी, यस सर। निर्मल जी, आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन, और घर का दरवाज़ा अंदर से बनता बाहर से बनता, आपको कन्फ्यूजन में, चलिए आपको दोबारा बता देता हूँ। L32 जो आरुषि का घर है नोएडा में, सेक्टर 25 जलवायु विहार, उस घर के टोटल 5 दरवाजे हैं। जो सदर दरवाज़ा है, मेन गेट, वो लोहे का है। उस लोहे के गेट में उस रात बाहर से ताला लगा हुआ था। अब आप कहेंगे कि बाहर से ताला लगा हुआ, घर के लोग सारे अंदर, इसलिए मैंने समझा था। वो लोहे का गेट ऐसे था जिसमें जालियों में गैप होता है। तो आपने कई ऐसे दरवाजे देखे होंगे, उसकी कुंडी अंदर भी है बाहर भी है। तो जब ताला लगाते हैं तो 2 तरह के ताला हैं। एक कुंडी में लगा दीजिए तो आप बाहर से खुल जाएगा, हाथ डालना पड़ेगा लेकिन आपको बंद करने के लिए। एक होता है जो आप घुमा के अंदर से भी खोल सकते हैं और बाहर से भी खोल सकते हैं। उसमें लॉक नहीं होता, वो उस लॉक को वो मतलब वो इनबिल्ट होता है अंदर में। तो जो मेन दरवाज़ा था वो लॉक ऐसा था लोहे का कि आप अंदर से घुमाइए तो खुल जाएगा, और अगर वो बाहर से घुमाएंगे तो भी खुल जाएगा। जैसे आरुषि के कमरे का दरवाज़ा था कि जब वो अंदर से बंद करे तो बाहर से लॉक खुल सकता, अंदर से भी लॉक से खुल सकता था। तो बाहर का दरवाज़ा बाहर से बंद था, मेन दरवाज़ा। जो नंबर 2 दरवाज़ा था वो लकड़ी का दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा अंदर की तरफ से ताला लगा हुआ था। तो इससे ये हुआ कि जब वो भारती आई थी सुबह, तो नुपुर तलवार ने चाबी का गुच्छा फेंका था कि दरवाज़ा खोल लो, तो उसने खोला। तो उस खोलने से 2 चीज़ें मैसेज गई। एक कि हाँ मेड ने दरवाज़ा खोला तो बाहर से खोला, इसका मतलब दरवाज़ा यहाँ से कोई अंदर से गया नहीं है, और चाबी यही थी और ये लोग यहीं थे। तो ये था। इसके अलावा एक दरवाज़ा हेमराज का था, जो उस दरवाजे से भी घर के अंदर दाखिल हो सकते थे। 3 एक इनके बेडरूम का दरवाज़ा था और एक छत का दरवाज़ा था। तो टोटल 5 दरवाजे थे। हाँ।
सर एक सोनू शांडलिया है, वो बोल रहा है कि सरकार, पुलिस ने और एजेंसियों ने ये भी बोला था कि हेमराज के कमरे में और लोगों के बैठने के सबूत मिले थे, क्योंकि जो बेडशीट वगैरह थी वो बेकार हुई हुई थी, और दूसरा उसके कमरे में 3 गिलास मिले थे जिसमें शराब थी। हेमराज के कमरे से 2-3 चीज़ें थी। जो आपने 3 गिलास बताई बिल्कुल सही है, वो हेमराज के कमरे से मिले थे। उसकी एक वजह ये थी कि हेमराज के घर में कई बार, चूँकि ये सारे नौकर एक दूसरे को जानते थे, कृष्णा और राजकुमार जो था वो दुर्रानी फैमिली का नौकर था, और कृष्णा डॉक्टर तलवार के का कंपाउंडर था, और हेमराज तो यहाँ रहता ही था। और हेमराज और कृष्णा तो के दोनों नेपाल से थे, तो उनकी पुरानी जान पहचान थी। राजकुमार भी अक्सर उस घर में आता रहता था, तो उसकी भी जान पहचान थी। तो ये कई बार हेमराज के कमरे में ये लोग शराब पीते थे। उस दिन भी 3 गिलास थे। उसके बाद जो वहाँ पे जो हेमराज का एक अलग से बाथरूम था, उसके भी बाकायदा टेस्ट की गई थी, मतलब सैंपल लिया गया था, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी। तो वहाँ से यूरिन उठाया गया था, उस यूरिन से भी पता करने की कोशिश की गई थी उस रात कौन कौन है। 3 गिलास की मौजूदगी तो थी, लेकिन उस रात ये तीनों थे वहाँ पे, ये आज तक प्रूफ नहीं हो पाया। राजकुमार का भी नहीं और कृष्णा का भी नहीं। हेमराज तो खैर उस घर में रहता ही था। तो ये आज तक ना नोएडा पुलिस, ना सीबीआई और ना कोई एविडेंस है। तो इनकी मौजूदगी 15-16 मई की रात 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक, ये आज तक एस्टेब्लिश नहीं है। सर एक सवाल अनीता जी का है कि आरुषि की जो बैग था उसके ऊपर निशानों को साफ करने के लिए गीला हुए निशान थे, जो बाद में जांच में पता चला था टीम की कि वो खून के स्टिंग के निशान है। इस बात में कितनी सच्चाई है? अनीता जी का सवाल है कि उसके बेड को साफ़ किया गया था, गीला था, ब्लड के निशान मिले थे। ये चीज़ लगातार आ चुकी है सामने कि सीन ऑफ क्राइम को साफ़ किया गया था। अब सवाल ये है कि कोई भी जब इस तरह से अननेचुरल डेथ हो, मर्डर हो, तो कोई इस तरह की चीज़ें करता नहीं है। लेकिन वहाँ पे मतलब आरुषि के बेडशीट जो बिछी हुई थी, जो बेड पे, उसमें कोई शिकन नहीं था, कहीं से मुड़ा थोड़ा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से बिछा हुआ था। जबकि जिस तरीके से मर्डर हुआ, तो उसमें जाहिर सी बात है आदमी थोड़ा बेचैन होगा, आदमी थोड़ा छटपटाएगा, बचने की कोशिश करेगा, तो चादर भी ख़राब होगी, तकिया भी इधर उधर होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। आरुषि के कपड़े भी बहुत ढंग से उसके बदन पे थे। तो ये सारी चीज़ें देख के पहली नज़र में ये हो गया था कि इसको किसी ने मेकअप किया है पूरे रूम को। अब ये क्यों किया गया है, यही सबसे बड़ा सवाल था।